अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है और हमको यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसका फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में आज ही एक ऐसा एक मसला यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसमें एक ग्रुप में कुछ डिस्कशन के दौरान हमारे जो इरजाड भाई हैं, उन्होंने ग्रुप के एडमिन से ये रिक्वेस्ट किया कि भाई ये मुतीउर रहमान क्योंकि बहुत गाली दे रहा है, बहुत उल्टा फुल्टा बोल रहा है, तो उसको इस ग्रुप से निकाल दिया जाए। तो एक बोले ना एकदम डिसेंट रिक्वेस्ट के बदले ये मुतीउर रहमान करके जो है जो आपा का मुरीद माना जाता है, वो मुरीद है ये नौहरा शेख का, उसने एक रिस्पॉन्स दिया जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। तो मैं वो पहले ऑडियो सुना देता हूं और उसके बाद इरजाड भाई को कॉल पे लेके उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये सब है क्या। सुन लीजिए इसको। अबे इजाड, पियक्कड़, इसमैकिया, शराबी, जुआरी, नशेड़ी और क्या तूने बोला था? टुन? नहीं, टुन नहीं बोला था तू। बेवड़ा, भोसड़ी के, तो साले ना इन्वेस्टर है ना कुछ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मादर चौध साले, तुम्हें साले इतनी हैसियत नहीं है कि तुम। देखो, इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, जो हमारी बहनें हैं और फीमेल मेंबर्स हैं हीरा ग्रुप के, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे आगे मत देखें तो बेहतर है। इसमें डिस्क्लेमर मैं पहले ही डाल चुका हूं कि भाई बच्चे और औरतें इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मुतीउर रहमान ने इसमें काफ़ी हद पार कर दिया है। तो कंटिन्यू करते हैं, सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं। तुम अपने असल नाम के साथ आओ। तुम बुरा बोलोगे भोसड़ी के, किसी को गाली दोगे और हम चुपचाप सुनेंगे? भोसड़ी के पियक्कड़, बेवड़े, बहनचोद हैं, लौंडियाबाज कहीं के साले हरामी। तुम किसी को चोर बोलोगे, तुम किसी को गलत बोलोगे और हम एक्सेप्ट करेंगे, हम सुन लेंगे। साले बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो बेवड़े साले शकल तो देखने लायक है नहीं, अवामुन्नास करता रहे बेवड़े साले हैं। अब तू मुझे निकालने के लिए कह रहा है? भोसड़ी के ज्वाइन करने के लिए किसने बोला था रे? बेवड़े साले, तू है क्या बे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का? साले काम के न काज के, असमन अनाज के, दुश्मन अनाज के साले चूतिए। चेहरा तो तेरा चूतिए जैसा है, बोतल लेके बैठता है 24 घंटे हैं बेवड़े हैं साले। तू मुझे निकलवाएगा बहनचोद? मैंने कहा था किसी को इसमें ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। और ये मादरचोद ये जो है वो चोर बोलेगा किसी को? भोसड़ी के पैसा चुराना क्या होता है, कुछ चुराना कैसे होता है तुझे नहीं पता है? कोई तेरे से मांगने आया था, तेरे घर से उठाने आया था पैसा, तूने खुद डाला था उसमें, तू चोर कैसा बे चूतिए हैं? और बेवड़े साले हरामी, शकल तो तेरी सूअर जैसी है, चूतिए हैं। ज्यादा बदतमीजी मत कर इजाड की चूतिया हैं। तू मुझे निकलवाएगा ग्रुप से, हरामी कहीं का? मेरे पास 500 ग्रुप हैं, तेरे अब्बा की, तेरी अम्मा की, सबकी बजा सकता हूँ उन ग्रुपों में। मुझे ग्रुप से निकालने और ग्रुप में डालने के लिए ये मत समझना कि मोहताज बैठा हूँ। मुझे ग्रुप में डाला गया है और गलत होगा तो बोलूँगा। किसी को चोर बोलेगा और हम खामोश रहेंगे? बेवड़े, तो बोलता है कि मैं खामोश रहूँ? चूतिए की औलाद, चुप रहना। अब मेरा नाम लेना नहीं, तेरा नाम मैं लेता नहीं। तू गंदी नाली का कीड़ा कहीं का। देखो, जब इरजाड भाई ने ये कोशिश किया कि ग्रुप में शांति से बातें हों, तब ये मुतीउर रहमान अजीज़ इस किस्म की बातें शुरू कर दिया। और उसके बाद जब इरजाड भाई ने ये कहा कि भाई इसको निकालो, भाई हमको ज़रा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही वेट करना है, इधर उधर की बातें करके क्या फ़ायदा। तो इसने रिस्पॉन्स में इतनी गंदी गंदी गाली दी। आज जुलाई 24, 2020 का वाक़या है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम इरजाड भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बढ़िया। इरजाद भाई, अब हम लोग ने ग्रुप में देखा कि आप सबको ये कह रहे थे कि भाई क्योंकि अभी मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए ये किस्म की फालतू बहस रोक देना चाहिए। और क्योंकि मुतीउर रहमान उस ग्रुप में कुछ उल्टे फुल्टे लोगों को वापस से गाली देना शुरू कर दिया, इसलिए आपने कहा कि भाई इस शख्स को इस ग्रुप से निकाल दो। लेकिन उसके रिस्पांस में मुतीउर रहमान ने आपको एक गाली का ऑडियो भेजा है, जो मैंने अभी फिलहाल मेरे इस वीडियो में सुना है। हम लोग लाइव में है,
तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों ये अभी तक, जबकि सब मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसने आपको ये कहा कि भाई आप चोर नहीं कह सकते, नौहरा शेख को कुछ नहीं कह सकते, लोगों को कह रहे हैं। तो क्या है ये मामला, ये ऑडियो का? आपको धमकी भी दे रहा है आपने कि ये कर देंगे वो कर देंगे? ऑडियो सुना है आपने? जी, अभी अभी सुना हुआ है। मसला वो भी है, एक तो उनके पास ग्रुप 500 से जायद है, हम्म। और ग्रुप 500 से जायद अगर हम लोग किसी चीज की आवाज उठाते हैं या हक बयानी करते हैं तो तुम्हारी उसका बोलना ये है कि अब मेरी माँ बहन को भी कुछ भी कर सकता हो 500 ग्रुप में लाके। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है मेरी शख्सियत, चेहरे का। हम्म। हर इंसान जो बनता है ना भाई, वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। बराबर। खूबसूरती, बदसूरती, ये मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है। इसमें मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, या मेरे बाप का कमाल नहीं है, या मेरे बाप की गलती नहीं है। बराबर। तो ये तरीक़ेकार है, तो उनको पहले तो बात करने की तमीज नहीं उस बंदे को। और दूसरी बात ये है कि ये आदमी एक मुरीद आदमी है। ये बताता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में हम क्या जानते हैं और हमारा क्या लेना देना। और भाई हमारा ही लेना देना है, बराबर। ऑडियंस ही हमारी है, अवामुन्नास ही हमारी है। आपने दीन को लाकर, और उस औरत ने दीन को लाकर पूरी अवामुन्नास को गुमराह करके पैसा लेकर बैठ गई, और इसको क्या दिया गया? इसकी बेटी को फ्री में पढ़ने को मिलता है वहां पर मुतीउर रहमान की मदरसे बेटी में। हाँ, तो अब मेरी जबान में बोली तो गुटलेरी करते फिरता है ये। इसका क्या मसला है? इसका क्या लूटा, और ये क्या देने वाला है? जब ये अगर 20 वाला आदमी है और ये वाकईतन सपोर्टर है, तो ये किस गारंटी से सपोर्ट करता है? क्या उससे पैसे मांगे जाए, क्या इससे चेक लिया जाए, या इसके पास क्या चीज है सिवाय झूठी तारीफों के, झूठी एडवाइस के? कब से 2 साल से वो औरत जेल में है। अब तक उनको कामयाबी मिल रही है, हीरा ग्रुप कंपनी को, हीरा ग्रुप को कामयाबी हो गई है, और अल्लाह ने जलील करके रख दिया औरों को। और भाई कौन सी कामयाबी मिली कंपनी को? वो तो ये भी कह रहा है कि हर एक का एक एक पैसा वापस मिलेगा। रिएक्शन टीवी के चैनल में जाके बोल रहा है कि नौहरा शेख सबको एक एक पैसा वापस देगी। क्या बेसिस पे कह रहा है, आपको क्या लगता है? भाई किस बिहाफ पर बोल, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, किस बिहाफ पर? आप चपरासी की भी हैसियत नहीं रखते। आज जैसे मेरे लिए बोला जा रहा, तो उसकी खुद की क्या हैसियत है? एक मुरीद या एक फैन। भाई मैं मिस्टर मोदी की मुखालिफत करूं या उनको गालियां दूं या फिर उनकी तायद करूं, मैं काम ऑडियंस हूं जैसा वो है। बराबर। लेकिन हक की आवाज उठाने वाला वो असल रहता है। ये तो तुम अंधी भक्ति कर रहे ना आप। नहीं, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप तो इन्वेस्टर भी नहीं हो, तो आपको क्या जरूरत है बोलने की इस चीज के अंदर? जरूरत किसको नहीं है? फिर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किसको किया? अवामुन नास को इस्तेमाल करे ना आपने। मजहब इस्तेमाल करे ना, मजहब तो सबका है ना सर। और ये जो ऑडियंस मिलती है ना आपको, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं, मेहनत करते नुक्कड़ों पर, दावत और तबलीग के नाम पर। आप मेरी पर्सनल लाइफ में जाग के देख रहे, तो हमने जो पर्सनल लाइफ को बताया है ना, ये लोगों को धोखा नहीं मिलना करके बताई है। मेरे को नहीं जानता था कोई शराबी हूं, मैंने खुद से आकर बोला है कि मैं शराबी हूं। मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मैं कैरेक्टर लेस आदमी हूं, मैं एक बड़ा किस्म का आदमी हूं। तुम्हारे जैसे 2 चेहरे रख के नहीं चला ना मैं, मोतीउर रहमान के जैसा या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा, कि नीयत उनकी लोगों को लूटने की थी और दिया दीन, हुलिया दीन का दिया आपने, शक्ल दीन की रखी और अवाम उन्नास को लूटा आपने। दूसरा एक सवाल था इरशाद भाई कि नौहरा शेख ने किसी को कहा तो नहीं था कि इन्वेस्ट करने को, हम खुद गए थे इन्वेस्ट करने के लिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर प्रमोट किया गया, लोगों को प्रमोट किया गया। आप अक्ल जिद्दा से लेकर देखो, लोगों को मजहब का नाम देकर बेवकूफ बनाया गया। बराबर। आपको कौन आज 5 स्टार होटल में पार्टियां क्यों नहीं है? रोजे खुलाए जा रहे थे जब 5 स्टार होटलों में, ये लॉकडाउन में या इससे पहले जो हुआ, तब आपने क्यों इफ्तारी नहीं कराई उन लोगों को जिनके पैसे देना बाकी है? अखिल जिद्दा साहब, जब तक आपको इन्वेस्ट लेना था, जब तक आपने सबकी मेहमान नवाजी करे, ये लॉकडाउन से पहले, जो इससे पहले रमजान आकर गए, तब क्यों उन इन्वेस्टर को मेहमान नवाजी क्यों नहीं की गई? उसके बाद आपका एक प्रोग्राम नहीं होता, न तसल्ली का प्रोग्राम होता। कब आपने इन्वेस्टर को जमा करके उनकी दिल जो के लिए कोई प्रोग्राम रखा और बात करी या उनको खाना खिलाया? उससे पहले आपकी दावतों के तो आप 5 स्टार होटल से नीचे नहीं खा रहे थे आप लोग। बराबर। नहीं, लेकिन मुतीउर रहमान तो ये कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से ये कोशिश कर रहा है कि लोगों का पैसा नौहरा शेख से उनको वापस दिलाया जाए। जैसे कि नौहरा शेख बाहर आएगी तो मुतीउर रहमान के जरिए लोग जो है वो पैसा। मुतीउर रहमान के पास रास्ता क्या है? नहीं, उनका यकीन है कि उनका जो आपा है।
देखो तुम्हारा और मेरा यकीन है कि वो चोर है, उसने लूट के चलेगी पैसा। बिल्कुल। देन पूरी दुनिया के दानिशमंद जो है ना, जो अकल रखते हैं इस मामले में थोड़ी सी, वो किसी भी अकलमंद आदमी से जाकर पूछना, जो मजहब नहीं जानता हो, जो बिजनेस जानता हो, उससे अगर जाके केस रखेंगे ना आप सामने, तो बोल देगा कि औरत लुटेरी है और ये लुट चुकी और पैसा नहीं मिलना है अवाम को। आप अगर इंसाफ वाले लोगों के पास जाओ, जो दानिशमंद होंगे बिजनेस के और जो इस चीज को जानते होंगे, इस फ्रॉड जैसे कामों को, जिनका मजहब से लेना देना नहीं होगा, तो आप उनसे जाके पूछोगे ना कि क्या हुआ, इस केस का क्या हल निकलेगा, तो बोलेंगे कि सब अवाम को लूट लिया गया और किसी का पैसा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मुफ्ती रहमान या जैसे लोग अगर बोलते हैं कि पैसा मिलेगा, तो किस भी हक पे मिलेगा? नहीं, मुतीउर रहमान इसका हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के अंदर थोड़ा सा कनेक्शन रखता है। एक स्टेज में उनको बोलने का मौका दिया गया था एक बार, जिस वक्त कुछ अहले हदीस के जो फॉल्स सूडो शेख लोग हैं, देखो अहले हदीस के खिलाफ नहीं है हम लोग, अहले हदीस के खिलाफ, हम उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने अहले हदीस का प्लेटफॉर्म यूज किया, और उनमें उलेमा भी है। हाँ। जलालुद्दीन कासमी, मिराज रब्बानी। यकीन देखो, अहले हदीस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चंद लोग खराब है तो वो ग्रुप नहीं खराब, लेकिन ये जो लोग है, ये लोग अहले हदीसों के नाम पर लोग अवाम को लूट रहे हैं। बराबर। दिक्कत वही है, दिक्कत ये नहीं है कि पूरे अहले, वो तो इंटरनेशनल ग्रुप है, ये तो उर्दू स्पीक इल्मा है एक खत्ते के, उसमें भी चंद, तो इसमें पूरा ग्रुप बदनाम नहीं होता। लेकिन ये लोग जो है एक ग्रुप में, इस मुसलमानों में या मुसलमानों की जमात में इसलिए आया है कि अवाम को लूटे मजहब के नाम पर। बराबर। क्योंकि से अहले हदीस होते नहीं है, तो क्योंकि ये इस्लाम का नाम लेके ये किया गया है और ये प्लेटफॉर्म यूज किया गया है अहले हदीस का, तो इसीलिए हर एक जो इंसान जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, उसको हक बनता है इस मसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ये आप कह रहे हैं? बराबर। हक बनता, बोले तो जिम्मेदारी होती है। अमल बिन मारूफ और नहीं, इन्होंने ठेका लिया कैसे लोगों को धोखा देने का? फिर अमल बिन मारूफ और नहीं उनका है क्या? जब आप मुझे शराबी बोल सकते हो और तुम्हारा हक है मुझे शराबी बोलने का कि मैं शराब पीता हूं, तो इस तरह तुम चोर हो क्योंकि तुमने चोरी करी है। लेकिन सर ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर उलेमा से कोई गलती होती है तो उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहिए। ये क्यों भाई? हक़ुक़ुल इबाद मेरा पर्सनल मामले में आप बोल सकते हो बात, इज्तिमाई काम में बिल्कुल नहीं बोल सकते आप ये काम। एक आदमी पर्सनल गुनहगार है, उसका वो जाने, रब जाने, ये तो इज्तिमाई गुनाह है। बराबर बराबर। इसके बारे में कैसा बोल सकते हैं आप? और जो आदमी बोल रहा है गुमराह है, ये आदमी गुमराह भी नहीं है, ये सिर्फ मतलब सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के चक्कर में है। तो इरजाद भाई, आपकी क्या राय है कि अभी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये सब झगड़े वगड़े के को छोड़ के, क्योंकि जब से शेख तौसीफ रहमान हाफिज़ुल्लाह ने ये कहा कि मैं इनसे बारात का ऐलान करता हूं, तब से हमने भी आप देखे किसी को टारगेट करना छोड़ दिया है। तो आपका ये राय है, मैं समझूं कि ये सब चीजों को, ये झगड़ों को छोड़ के हमको सिर्फ जो केस में चल रहा है उसी पर फोकस रखना चाहिए? देखो सर, दो रास्ते थे। एक पहला रास्ता था कि जब हमने कोशिश करी थी कि वापस आने की, कि वो जब भरोसा है कि करने की, लेकिन वो पूरे परेड में भी है ना, कोई मेन स्ट्रीम से अब तक आया नहीं और किसी ने तसल्ली नहीं दी। देखो, मुतीउर रहमान जैसी शख्स की बात को कौन मानेगा? आप मुतीउर रहमान को बोलकर एक स्टेटमेंट दिला सकते हैं मदर बॉडी से, एक स्टेटमेंट, उसकी टाइट का छोड़ो, मदर बॉडी से कोई आदमी आगे स्टेटमेंट दे सकता क्या? नहीं। 2 साल में हुआ क्या? नहीं। तो फिर सवाल ही नहीं होता, ये तो वक्त जाया किया जा रहा। वो एक अवाम को, उर्दू अखबार का पत्रकार है और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहा है, क्योंकि उसकी बेटी जो है ये इधर मदरसा में पढ़ रही है, जैसे आपने कहा। उसको क्या है भाई, ये लोगों का ऐसा है, इनकी ज़कात पे जितने पलने वाले मुल्ला है, इन लोगों का मसला क्या, उनके पास पढ़ाने वाले जो लोग हैं, ये इनकी ताइज, ये सिर्फ इनकी शख्सी चीजें देखते। एक तो इनको क्या है, इनको ज़कात जमा करनी पड़ती है। अब इसकी बेटी फ्री में पढ़ रही, ये खुद ऐसा आदमी जो अपनी बच्ची को नहीं पाल सकता, अगर सही देखा जाए तो। वो अगर इस काबिल है कि वो अपनी बेटी का खर्च उठा सकता है, तो उसको मुसलमानों का हक जाय करने की क्या जरूरत है? फ्री पढ़ने में अपनी बेटी पढ़ाने की इसको जरूरत ही नहीं थी। बराबर। इसके पर्सनल गेन्स, पर्सनल फायदे के लिए ये सब कर रहा है, लोगों को गुमराह करके। अब ये औरत से जुड़ने से, ये औरत ने लोगों को फंड दी है, मदरसों को फंड दी है और तोहफे दी है मुल्लाओं को, जो उलमाए सू है, बदतरीन उलमा जिनको बोल सकते हैं आप, उन लोगों को तोहफे देकर ये जो प्रमोट हुआ है पूरा गेम, अगर आप समझो तो समझ में आएगा। और यहाँ तक नहीं, इंडस्ट्री को लाके, इंडस्ट्री वाले फ्री में आते सर। नहीं, वो जो अरबाज खान, सोहेल खान फ्री में आते, खली, नहीं बिल्कुल नहीं।
हाँ, इमरान इस्लाम से इम्प्रेस हो गया ये, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, लेकिन ये कह रही थी कि मैं इनको इसीलिए दावत दी ताकि इनको भी दीन की दावत दे सकूं। वाह, दावत के काम के लिए बहुत अवाम बाकी है सर। पूरा इंडिया है ना दरख्त जमीन है, और यहाँ पे बहुत दावत के काम की जरूरत है। बेशक, जो लोग बेशक, पहले से ऑलरेडी है ना, उन पे मेहनत की जा सकती। बेशक। इन लोगों की दावत का जो बात करते ना, इसमें सिर्फ मफाद। अब क्यों नहीं है दावत? नहीं, अब तो नहीं है। अब तो ज़कात मांग रही है ये जो जमीयत निस्वास सल्फ जो है। नहीं नहीं, अब ये दावत का काम सिर्फ हीरा ग्रुप की जो ओनर थी वहां तक महदूद था क्या? उसके बाद भी काम था? वो अकेली चलाती थी इनके हिसाब से पूरी कंपनी, सब कुछ जो बोलते हैं रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में तो था। दावत का काम क्यों बंद हो गया? दावत भी वहां पे खत्म हो जाएगी क्या डॉक्टर नोएरा शेख पर? दावत का काम बंद हो गया, ज़कात मांगने का सिलसिला शुरू हो गया अभी इनका। तो इरजाद भाई, बस आपको लोगों को कुछ कहना है आखिरी ये बात कि भाई अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, तो ये सब झगड़े फसाद ये करने से क्या कुछ फायदा नहीं? देखो, रास्ते तो कुछ नहीं है अब सिवाय कोर्ट के। लोगों से सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि वो अकल के दरवाजे खोले, दोबारा सहबारा 3 बार सोचे। जितना सोचना चाहिए था उनको इन्वेस्ट करने से पहले, नहीं किए आप। लेकिन अब तरीक़ेकार ये है कि हर आदमी गवर्नमेंट का मोहताज है यहाँ पर इंडिया में। बिना गवर्नमेंट की ताईद के आपको कोई हल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो 2 साल आपने गुजारे हैं वहां पर कोई ऐसा आलिम दीन आके खड़ा नहीं हुआ, या किसी ने मदर बॉडी से जाके बात नहीं की, और किसी ने उन लोगों को सामने नहीं लाया, रूबरू नहीं कराया अवामुन्नास से। तो अवामुन्नास के लिए लाजमी है कि वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ आज की निगाह से देखे और उसका फायदा उठाए। आप गवर्नमेंट को नजरअंदाज करके या उससे फायदा ना उठाते हुए आप किसी इस मसले के हल को निकाल नहीं सकते। इरजाद भाई, स्टेटमेंट की एक आखिरी बात, शेख तौसीफ रहमान ने इनके साथ बारात का ऐलान कर दिया है, तो मैं तो उनको बहुत अच्छी नज़र से इस वक्त देख रहा हूं कि कम से कम उन्होंने बोले तो सही कि चलो मैं अपना इनको डिसएसोसिएट करता हूं, हीरा ग्रुप को मैं नहीं जानता था, मैंने बाकी उलमा को देख के मैंने ये चीज़ आगे रखी और मैं आज इनके साथ बारात का ऐलान करता हूं, मैं अलग होता हूं इनसे। तो आप कैसे देखते हो शेख तौसीफ रहमान की इस शेख तौसीफ रहमान का पहले भी जो मसला था ना, आपने इस टॉपिक पे बात भी करी कि हमने भी जो तब भी बोले थे कि शेख तौसीफ रहमान को किसी ने मतलब दोस्ती में बता दिया कि भाई इस तरह उनको मजहबी शक्ल दी इन्होंने कि भाई अहले तबलीग या बरेलवियत इनके अगेंस्ट है और ये अहले तौहीद के लिए काम करते हैं और मदरसों को फंड देते हैं और इन्हों एक बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको असल में मालूम नहीं था कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है ये। फ्रॉड केसेस है, उनको इल्म नहीं था। उनके पास दावत का काम इतना बड़ा है कि उनको मुस्तकिल उसमें बिजी रहना पड़ता। लेकिन इसमें बड़े बड़े नाम आने की वजह से, जैसे उनका मतलब एक कनेक्शन है यूएई में जहाँ पे ये और कुछ दावत के दारुसलाम में काम चलते हैं, जैसे नूर टीवी है, तो थोड़ा सा जान पहचान है अकल जिद्दा से। और इनसे कभी एक टेबल पे बैठकर बात हुई आपस में, जहाँ पे मतलब शेख तौसीफ रहमान भी थे और मेराज रब्बानी भी बहुत सारे दावत के काम में एक साथ रहे। तो शेख तौसीफ रहमान इसलिए मतलब वो बने, मतलब उनका नजरिया इसलिए इस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिए ताकि इनकी तायद करे मेराज रब्बानी ने, इनकी तायद करे अकल जिद्दा ने, जो इस पूरे काम में मुलव्विस है। तो वो इनको ये समझते कि दीन के दाई है और ये दीन का काम करने वाले और मुसलमानों के लिए मुखलिस लोग हैं, इस बिहार पर उन्होंने तायद करे थे। जब उनके समझ में आया तो उन्होंने उससे बारात का इजहार कर दिए, तो लाजमी था उनके लिए। तो ऐसी बारात का इजहार कोई और भी तो नहीं कर रहा ना, नहीं कोई और नहीं कर रहा। सही बात। फिर और दूसरी बात ये है कि उनके जो तायद से जो नुकसान हुए ना, तो सिर्फ थोड़ी सी बारात करके भी हल नहीं निकलता मसले का। नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने कर दिए। वैसे इरजाद भाई, हमारा पर्सपेक्टिव जो है इन्वेस्टर्स का, कंप्लेनेंट का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई हमने जब इनसे पूछा कि आपका बिजनेस किधर है, तो हमको इन्होंने पॉलिटिक्स से जोड़ दिया कि कहने लगे कि तुम AIMIM के आदमी हो और तुम झूठे कंप्लेनेंट हो। और इस नोहेरा शेख ने भी ये कह दी कि भाई कोई इन्वेस्टर नहीं है, सबके सब कस्टमर है। और हमने आखिर में ये देखा कि इनका ग्राउंड लेवल पे कोई बिजनेस नहीं है, और वो छोड़ के फिर हम जाके गवर्नमेंट में कंप्लेन कर दिए पुलिस से, जैसे आपने कहा कि हमारा लाजमी है कि हमको कंप्लेन करना ही चाहिए था। तो हम इसी रास्ते पे है, और उलेमा से इसलिए हम आवाज़ लगा रहे थे कि कम से कम वो आके इन जो उलेमा सू है, मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, इनके खिलाफ या इनके तरफ से कोई कुछ बोले कि भाई क्या हुआ है लोगों के साथ। लेकिन वो हुआ नहीं है। खैर, वो मसला हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शेख तौसीफ रहमान आके कम से कम एक शेख ने तो आके बोल दिया है कि भाई ये सब मामला सही नहीं है और मैं इससे अलग होता हूं।
तो इरशाद भाई अगर कुछ और कुछ कहना है तो मैं ये कॉल फिर भाई एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। देखो, जब हम लोग उरूज पर थे ना, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी, ये जो कंपनी थी उरूज पर थी, तो उस जमाने में ये लोग बात किया करते थे कि सूद फ्री वर्ड बनाने के चक्कर में थे, और हम समझाया करते थे। आप और कई ऐसे स्कॉलर है जो समझाते थे, स्कॉलर से मुराद बोलने वाले जो हक की आवाज उठाते हैं, थोड़ा जो भी जिस अंदाज में भी उनकी जितना उनका इल्म है, तो उनको बताया जाता कि सूद फ्री वर्ड बना रहे हैं, जबकि ये कमजोर थे, ये झूठे थे, ये मक्कार थे, ये खुद सूद लेकर सूद दे रहे थे अवाम उन्नास को। और ये बात है ना, आया है आया, अब भी इसकी तायीद करना लाइक के धोखा देना, और इनको सहूलत देने की कोशिश इसलिए थी, उनको बाहर निकालने की कोशिश इसके लिए थी कि अवाम उन्नास का पैसा मिल सके। तो वो कोशिश जब नहीं हो पा रही है तो कोई एक रास्ते को इख्तियार करना चाहिए जहां से अवाम के पैसे सिक्योर हो जाए, जो भी हो सकते, जो भी रिकवरी हो सकती। बराबर। तो इसके अलावा रास्ता क्या है? चलो आप एक गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं, मेरे जैसा बच्चा बड़ा नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की मैडम को निकालना चाहिए बाहर, किस भी हाथ पे देंगे? मैं गारंटी दूं, या और कोई कैसी गारंटी लेगा कि पैसा मिलेगा? नहीं, सही बात है, कोई गारंटी ले नहीं सकता, क्योंकि ये खुद बोल रही है कि जब बाहर आऊंगी बैंक डिफ्रीज होगा तब मैं एक मीटिंग बुलाऊंगी। इस किस्म से कोई बात नहीं हो रहा है कि पैसे वापस दूंगी, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। ऊपर से बहुत सारे ऐसे झूठ सामने आए कि भाई इन्वेस्टर नहीं है, कस्टमर है, ना ये ना वो, तो एक कंफ्यूजन इन लोग ने खुद क्रिएट किया। ऊपर से जब इनसे पैसा मांगने गए थे इनके ऑफिस में, तब वहां पे लोगों को धक्के दिलवा के बाहर भगा दिया गया। तो हमारे पे भरोसा, हम इनके ऊपर भरोसा खो चुके थे टोटली, तब जाके हम कंप्लेन किए। तो कोई भी आदमी इनकी तायीद में ये कह नहीं सकता कि भाई हाँ ये आके वापस देगी, इनकी हरकतें देखकर। अच्छा, और सबसे खतरनाक बात ये है कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी कंप्लेनर बहुत कम है? कंप्लेनर है ही नहीं ना अभी भी। कितने हो गए? नहीं, 2000 कंप्लेनेंट है 20 करोड़ के, 80 करोड़ के कंप्लेनेंट है, 2000 लोग हैं, 80 करोड़ के कंप्लेनर है। और लेकिन इसका 80 करोड़ के अलावा 80% लोग तो नहीं होंगे इसमें कंप्लेन करने वाले। बिल्कुल, अगर 10,000 भी पकड़े तो 80% नहीं है। बराबर। तो 80 करोड़ रुपए क्यों देके छूट नहीं सकती बाहर? ही नहीं, ये 20 करोड़ भी अगर देने की बात कर देना सुप्रीम कोर्ट में कि मैं 20 करोड़ देती हूं एज अ डिपॉजिट, एज अ सिक्योरिटी, ये कंप्लेनेंट्स लोग को वापस करने के लिए, मुझे बेल दो और मुझे ये केस फाइट करने का सही तरीके से मौका दो, क्योंकि मैं जेल में, मेरा तबीयत खराब हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको बाहर छोड़ देगी। नॉर्मल चीजें नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून है, इसमें कोई नहीं है कि नॉर्मल चीजें हकीकत पर मबनी है कि झूठ है? नहीं, हकीकत है ये। अगर वो 20 करोड़ 25 करोड़ का ऑफर करती है तो खत्म हो जाती बात। क्यों 25 करोड़ रुपए देके आप बाहर नहीं निकल रहे? क्यों अवाम को बात समझ में नहीं आती कि ये खुद नहीं चाहती होगी निकलना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तो नहीं हो पा रहा है? इस बात का जवाब हमको मिल जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा 4-6 महीने के अंदर, इंशाल्लाह मिल जाएगा कि वो दे रही है। ये बात नहीं, इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मक्कारी क्यों है ये। मक्कारी इसलिए, मैं आपको अगर मेरे तरफ से जवाब दूं इरशाद भाई, मक्कारी तो है क्योंकि ये तेलंगाना का जो बोली थी कि पूरा तेलंगाना को क्लियर करूंगी, मालेगांव का 1 करोड़ 10 लाख का डिपॉजिट था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। तो ये इनके पास देने के लिए है नहीं, इन्होंने उड़ा दिया, इलेक्शन में उड़ा दिया, सब जगह उड़ा दिया, याशी में उड़ा दिया, बात खत्म हो गई। तो डिक्लेयर कर दो अपने आप को, ताकि अवाम सुकून से बैठे। दूसरी तसल्लियां क्यों है? ताकि अवाम केस करके अपना हक ले ले अवाम खुद गवर्नमेंट से। इरशाद भाई, अगर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं दे सकते तो सब लोग कंप्लेन कर देंगे, बराबर। और कंप्लेन करने से इनकी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, इनका मकसद ये है कि जो अटैच प्रॉपर्टी हुई है 300 करोड़ की रजिस्ट्रार वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ की, तो ये सोचते हैं कि अगर 200 करोड़ में भी मामला पड़ जाता है तो प्रॉपर्टी बिक के जो कंप्लेनेंट्स लोग को दे देंगे और बाकी जो बच जाता है ये वापस से वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकती है कोर्ट से, क्योंकि जिनको देना था उनको एक आखिरी तारीख दिया जाएगा, कंप्लेनेंट्स नॉन कंप्लेनेंट्स को, तुमको आना है तो कंप्लेन करो। तो ये आखिरी तारीख के लिए इनको रोक के रखा है, क्योंकि उस तारीख के बाद कोई कंप्लेन कर नहीं सकता। तो उस तारीख निकल गया तो समझो, मान लो सिर्फ 200 करोड़ के कंप्लेंट दर्ज हुए, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी कितनी की है? 300 करोड़, वो भी रजिस्ट्रार वैल्यू, मार्केट वैल्यू 800 करोड़ की है, 800 900 या 1000। तो 200 करोड़ में मामला निपट जाएगा और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है 100 करोड़ 125 करोड़ की, इनको वापस मिल जाएगी। इस मेहनत से ये लोगों को रोक रहे, यानी 2-2 लाख के इन्वेस्टर को भी रोक रहे हैं कि अगर 2 लाख भी रोक लिया तो वो 2 लाख भी बच गया, इसीलिए रोक रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कह रही है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अपने को पूरे पैसे हजम करने के, जितना हो सके बचा लेवे और कोर्ट से वो प्रॉपर्टी 8-9 साल 10 साल के बाद वापस ले लेवे, ये इनका प्लान है, इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है।
और इसीलिए ये नहीं कह रही है कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, आके दूंगी बोलती है, तो रुके रहो, आखिरी तारीख को जाने दो। 20 करोड़ रुपए जमा करवाकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसी कंपनी 20 करोड़ रुपए जमा करवाकर आजाद क्यों नहीं हो जाती? ये बस अभी जान लेंगे हम लोग, देख लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा और इनको भरने को कहा जाएगा, तो तब देख लेंगे। क्यों 2 साल आज पहले एक चीज 5 करोड़ की थी या 2 करोड़ की थी, जहां तक हमको याद है कि 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके या 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके बेल हो जा रही थी। वो चीज होते होते 20 करोड़ पर आ गई, तो क्यों तब भी नहीं दिया गया और क्यों अब भी नहीं दिया जा रहा? नहीं, तब इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनको मालूम था कि आगे चल के और कंप्लेंट्स आने वाले हैं, ये एक है। दूसरी बात यह है कि जब 5 करोड़ भर के इनको निकलने की बात की थी हैदराबाद में, तब इन्होंने क्या कहा था कोर्ट से कि जो हमारा बैंक अकाउंट सीज हुआ है ना, उसमें से ही लेके दे दो। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इनके पास पैसा देने को है ही नहीं। नहीं तो इनके बिजनेस, फिर इनके बिजनेस है ना इंटरनेशनल उस जगह पे, दुबई में इनका बिजनेस है, घाना में इनका, वो तो इरशाद भाई आप भी जानते हो ना कि दुबई वालों को बोला गया कि इंडिया में बिजनेस है। हम तो नहीं, अब हमको सच्चा समझते ना भाई, वो बातचीत सच्ची पकड़ते अभी हम तुम्हारे को। जैसे तुम्हारे सबका कहना है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का बिजनेस अभी चालू है, तो भाई वो बिजनेस जहाँ पे चालू है दुबई में, तो वहां से फंड ला के दे दो ना। कि पूरे दुबई में 20 करोड़ का बिजनेस नहीं है, जहाँ पे बड़े बड़े यार्ड है, बड़ी बड़ी ऑफिसेस है, और वहां पे पूरे हिंदुस्तान में जो है फूड एक्स का काम चलता था, या पूरे अफ्रीका में फूड एक्स का काम चलता था यूए में, जो हमने देखे वीडियो पर, जहाँ पे टेक्सटाइल का काम चलता था, वहां पे तो फंड होगा ना। नहीं, वो लोग का ये कहना है कि अगर वो सब चीजें हम बताएं तो जो सरकार जो है वो, एक तो पहली बात इन लोग ये कहते हैं कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, वो पूरी प्रॉपर्टी हजम कर लेगी, और दूसरा क्योंकि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, जैसे कि एआईएमआईएम का नाम देते हैं, और एआईएमआईएम को ये खुद बीजेपी की बी टीम बताते हैं, जबकि ये खुद बीजेपी के साथ मिले हुए, इन्होंने गए थे, होम मिनिस्टर से मिले और प्राइम मिनिस्टर के होर्डिंग्स लगाए, तो ये ऐसा इल्जाम लगा रहे कि अगर हम बताएंगे बिजनेस तो वो सब। देखो एमआईएम इल्जाम लगा रही है, वाकईतन सही है। क्या इल्जाम लगा रही है, मतलब समझा? बॉडी फ्रॉड है ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी। ओके, एमआईएम ने कहा 2012 में। हाँ, मैं बोलता हूँ उनको झूठा साबित करो ना, पैसे दो 25 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, झूठा साबित करो उनको। हाँ, ये के पैसे। ये लोग अभी ये कह रहे हैं कि उनको झूठा, एआईएमआईएम को झूठा साबित करने के लिए केस को एसएफआईओ के पास जाना चाहिए। एसएफआईओ एक ऐसी बॉडी है जो कंपनी की अकाउंट्स को पूरा इधर उधर करके ठीक करके रख देगी कि भाई ये देखो ये सब मामला है, क्लियर कट कर देगी। इनको एसएफआईओ के ऊपर भरोसा है, सीसीएस के ऊपर नहीं है। वो आपके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की और एमआईएम की लड़ाई में तुम अवाम को क्यों परेशान किए हुए? तुम एक अखाड़ा अलग बनाओ ना अपना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आवाम को परेशान एआईएमआईएम ने कर रखा है, नौहरा शेख को अंदर रखे। कैसे पॉसिबल है? नौहरा शेख को अंदर रखे, अगर वो बाहर आएगी तो वो सबको दे देगी, ऐसा कह रहे हैं। देखो 25 करोड़ रुपए में आप छूट रहे हैं ना, आप 25 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके छूट रहे हैं ना। उन्होंने, उनका ये कहना है कि नौहरा शेख ने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि 20-25 करोड़ जमा करो, जो भी करो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी, क्योंकि 10 जगह जमा करने से बेहतर है एक ही जगह में जमा करो, इसीलिए बाकी सब जगह नहीं दे रही। देखो बड़ी बड़ी एसोसिएशन बनी है, पूना एसोसिएशन है और कोई एसोसिएशन है, इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर है, तो ये लोग अपने लीगल पैसों को बताए और हीरा ग्रुप को दे उधार और छुड़ा कर लाए मेम को, या एक खानी प्रॉपर्टी होगी उसको बेचे जो सील नहीं होगी, जो नहीं मालूम होगी। उसमें भी इन लोग ये कहते हैं कि नौहरा शेख की कैपेसिटी है देने की, तो हमको देने की जरूरत ही नहीं है नौहरा शेख को। तो फिर जब कैपेसिटी है तो आप छूट क्यों नहीं रहे? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं देखो मेरी वजह से अवामुन्नास बर्बाद हो रही है। मैं एमआईएम को जवाब देने के चक्कर में, उनको नीचा दिखाने के चक्कर में, जो भी है भाई, मैं 25 का मेरे पास अगर 10,000 करोड़ का मेरा काम है, या 5,000 करोड़ का मेरा काम है, या 4,000 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी है, तो मैं अपने आप को और पूरी अवाम को क्यों परेशान कर रहा हूं कि जबकि मैं 20 करोड़ रुपए देके छूट सकता हूं। दे देगी बोलते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तब। अरे भाई, अपन यूनुस भाई एनालिसिस कर रहे किसी भी चीज का, किसी चीज का तज्जिया कर रहे। नहीं, मैं इनके तरफ से जो बात है वो बोल रहा हूं आपको कि इन लोग ये मानते हैं कि ये दे सकती है भाई। वही ना, तो ये चीजें तमाम की तमाम चीजें एनालिसिस नहीं हो रही, सिर्फ अवाम को गुमराह किया जा रहा। बराबर, बोलना यही है ना। बराबर। ये फिर चीजें हासिल जब ये निकलता कि सब अवाम को गुमराह करने के लिए है। फिर आप सफाई देते हो या आप उसकी तायद करते हो, तो हमारे समझ में नहीं आता है तायद क्या, ये मुरीदी है, ये अंधी तकलीद है।
मैंने ये इरशाद भाई झूठ। परसों मैंने एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम बॉम्बे का, एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी, उनसे मिला और उनको ये केस पूरा समझाया आधा घंटा लगा के। तो उन्होंने ये कहा कि बस ये एक ही रास्ता है, देयर इज नो चांस कि ये बाहर आके किसी को देने वाली, ऐसा है नहीं। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, इवन दो हम डिपॉजिटर्स एक्ट में ज्यादा नहीं रखते, बट ही इज अ लॉयर एज वेल एज अ पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड है अभी। उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है, सिर्फ रिकवरी जो है वो इनका जो प्रॉपर्टीज है उसको बेच के ही मिलेगा। और जो प्रोसीजर मैंने उनको समझाया कि एक आखिरी तारीख दिया जाएगा, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी और सारे क्लेम्स जो है वेरीफाई किए जाएंगे और इसको वापस किया जाएगा। तो उन्होंने बोला ये प्रोसीजर परफेक्ट है, ऐसा ही होने वाला है, मैंने रिकन्फर्म किया है। और बस हम लोग तो खाली ये जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं करे तो उनको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा? हम चांस मिलेगा, एक आखिरी तारीख दी जाएगी, 1 महीने का विंडो दिया जाएगा तो जिसके वो अंदर कब इनको होगा ये? 1 महीने का विंडो दिया जाएगा, जिसके आखिरी तारीख भी होगी, लास्ट वो महीने के आखिर की हाँ, तारीख तो होगी। नहीं, वो जो 1 महीने का विंडो जब इनको मिलेगा तो कब, कौन सा वक्त आएगा, मतलब कितना, 2 वो महीने सुप्रीम लगेंगे, कोर्ट 3 के महीने? ऑर्डर से ही आएगा, अभी सुप्रीम तो कोर्ट के अभी ऑर्डर से आएगा। मतलब लास्ट जो सुनवाई है इसी मुद्दे पर है? ये सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आने ही वाला है, 1 महीने का जो लास्ट लिक्विडेशन का ऑर्डर। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी लिक्विडेशन का ऑर्डर स्टार्ट कर दिया था, हाँ। लेकिन उसको रोक दिया गया हीरा ग्रुप के जरिए। इन लोग ने सुप्रीम कोर्ट के जो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला, ये डाला करके वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट का मार्च 11 का ऑर्डर है इस लिक्विडेशन को टेम्पररीली रोकने का, कि क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कहो कि इस मामले को ये करो, रोक दिया जाए। तो अपने को सुप्रीम कोर्ट से लिक्विडेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लिक्विडेशन होगा ही होगा 100%। तो इंशाल्लाह। अब आपकी जिम्मेदारी या और लोग जो इसके लिए काम करें उनकी जिम्मेदारी है कि वो हक बोल दे और अपना हक अदा कर दे कि भाई ये तरीके से काम है। बराबर। अभी कोई चांस नहीं है सिवाय कंप्लेन करने के और उसमें ऐड होने के। या जो वक्त आएगा, आपने इतनी मेहनत करी, आप जब ये वक्त आएगा जब इनको 1 महीने का चांस मिलेगा या विंडो मिलेगा, जो भी है आपकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है इस मामले में, कि 1 महीना दिया जाएगा, जो जिसने कंप्लेन नहीं किया उनको कंप्लेन, तो उस जमाने में आप आगाही दे दे अवाम को, ताकि आप अपने काम से वो हो जाए बरी कि आपने अपना हक अदा कर दिया। हम भी एक थोड़ा सा डिलेमा में है, क्योंकि अगर हमको कंप्लेनेंट्स लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको क्या जरूरत है अभी और लोगों को जगाने की, हमको हमारा पैसा मिल रहा है, बात खत्म हो गई है। अभी आप और लोगों को ऐड करोगे, मान लो कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ में बिकती है, और आपने बुला के लोगों को 800 करोड़ करवा दिया, तो हमको जहां पे 100 का 100 मिलने वाला था वहां का 100 का 70 मिलेगा। तो आप कई के लिए आवाज उठा रहे हो, बोले चुप हो जाओ। तो ये कैसे पॉसिबल है बोलना हमारी ऐसा है, हकीकत है। और उन लोग गलत नहीं है, क्योंकि 2 साल हो गए इरशाद भाई, 1 साल 10 महीना हो गया उसके अरेस्ट के बाद, तब से आज तक हम लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। लेकिन सर, ये अगर चीजें अगर मिलना चाहिए तो हर इन्वेस्टर हकदार है ना। नहीं, जो इन्वेस्टर सो रहा है 2 साल से, उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है कंप्लेनेंट्स लोग का, कि अभी तक तो सो रहे, अभी तुम कब तक जगाते रहो। देखो, जब उन्होंने इन्वेस्ट किए ना तब भी वो गुमराह थे, आज उन्होंने कंप्लेन नहीं कर रहे तब आज भी उनको गुमराह किया जा रहा। मसला वही तो है ना, लोग हकीकत के करीब जाना नहीं चाहते, लोग सोचना नहीं चाहते या चीजों का एनालिसिस करना नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि दाढ़ी टोपी है, एक बोर्ड है, जैसे मुफ्ती रहमान ने कर दिया, ए बोर्डा है तो अब उसको उस पर भी खूबसूरत होना। साला मेरे को बोर्डा है, मेरी सूरत क्या है? डॉक्टर नोहेरा शेख तो इतनी खूबसूरत बंदी थी कि हिंदुस्तान में अगर किसी को मिलता अवार्ड मिस इंडिया का, और फिर बाद में वो इंटरनेशनल लीड कर दी मिस यूनिवर्स है, उनको ही मिलता था। बराबर, सही बात है। अक्ल जी तक ये कैसा इल्जाम है? मैंने कभी ऐसी बात नहीं करी, लेकिन वो एक तरफ जिनकी मुरीदी कर रहे उनको भी देखे आप, मुझे देख के तेरी सूरत तो ऐसी है, तेरी शक्ल तो ऐसी है, वाह वाह वाह, क्या कर रहे? कोई रिश्ता देना था खानदान की किसी बच्ची का, शादीशुदा हूं सर मैं। नहीं, वो पता नहीं, जाने दो। अभी 5वां कौन है उसके क्वेश्चन में ये लोग भटक रहे हैं, इसके जवाब नहीं। चलो ठीक है इरशाद भाई, मैं इसको एंड करता हूं। बस वो ऑडियो आया था मेरे तरफ और मैंने सोचा कि आपको कांटेक्ट करके बोल दूं कि हम लोग लाइव में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव में आए और ये सारी बातें क्लियर करें। आपका स्टैंड शुरू से ये था कि क्योंकि सल्फ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमको हर एक को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और जहाँ तक सल्फ
क्या है उसका उसका मुझे ये मालूम है कि जब मुसलमान गुमराह थे तब एक छोटा सा जो ग्रुप था जो लोगों को कुरान और हदीस की तरफ ही बुला रहे थे, और ये ग्रुप ऐसी है जो अगर खुद गलत भी है और साबित होते हैं कुरान और हदीस से तो वो गलती मानने को भी तैयार हो जाते हैं बहुत आसानी से। 100% तो लाजमी चीज है। जो गुमराही से वापस लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने की कोशिश है इस ग्रुप की, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने उस ग्रुप के बिहाफ आपने आवाज उठाया, इसलिए। और हमको आपके जैसे और बहुत सारे लोग चाहिए थे एक्चुअली, लेकिन बहुत कम है। आप है, अब्दुल्ला भाई है, जुल्करनैन भाई है। शुरुआत में आप लोग की ऑडियो सुन के ही मैं इस मसले में कूदा। और सलाम बोले जुल्करनैन भाई को, जरूर जरूर सबको सलाम बोलता हूं, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्याल रखिए अपना। तो ये कन्वर्सेशन एंड होता है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐड करने जैसा कुछ है नहीं। और मैं जहाँ तक इनको कह रहा था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दर्जे, एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के, उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये आपकी जो बात है कि एक पब्लिक नोटिस जारी होगा लिक्विडेशन में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ही लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी और लिक्विडेटर पब्लिक नोटिस जारी करेगा और उसके बाद आपको 1 महीने का विंडो दिया जाएगा। ये बात एकदम सही है, एकदम दुरुस्त है। मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्होंने ये कहा, और मैं जो ये कह रहा था कि ये मामला लिक्विडेटर के जाने के बाद 1-1.5 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करें तो उनको 3 साल 4 साल लग जाता है। इस बात के ऊपर भी उन्होंने हामी भरी कि बिल्कुल आप सही है, अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, अगर आप इनको हेल्प करेंगे लिक्विडेटर को और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने में, रजिस्टर करने में, और अपनी बार बार विजिट करेंगे या मेल करेंगे लिक्विडेटर के ऑफिस में, तो आपका मामला जल्दी खत्म होगा। ये बात भी आपकी सही है, फॉलो अप रखना पड़ता है। तो खैर, ये आपको सुना दिया मैंने मुतीउर रहमान का ऑडियो और इरशाद भाई से मेरी बातचीत। अगर आप में से किसी को भी कोई बात रखना है तो मेरा टेलीफोन नंबर 8355931485 है। अगर आप इस प्रोग्राम में लाइव आना चाहते हो और अपनी बात रखना चाहते हो हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के मसले में, या कोई दूसरा कोई ऐसा मसला हो जिसमें बहुत आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, या आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हो, हमको कुछ सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम है। सारे इंफॉर्मेशन है नीचे, ये स्क्रॉलिंग में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंफॉर्मेशन पोस्ट करूंगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू अस तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें 8355931485 में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।